अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ शाहज़ेब ख्वाजा, योर फिज़िक्स टीचर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके सामने यहाँ पर सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मेंशन हैं और हम लोग इनके इन शॉर्ट रिस्पॉन्सेज देखेंगे कि क्या इनके आंसर्स होने चाहिए। अक्सर बच्चों को कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं समझने में और उनके अंडरस्टैंडिंग में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन की अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। आप ये याद रखें, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम लोग प्रॉपर आंसर्स इसके नहीं लिख सकेंगे, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो डिटेल आंसर्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन हुए भी मिल जाएंगे। आप लोग वहां से उन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मकसद बेसिकली क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करना और क्वेश्चंस को किस तरह हम लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा ये जानना। तो हम लोग खैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ फिजिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, कि फिजिक्स किस तरह अहम किरदार अदा करती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि फिजिक्स जो है ना वो दो ऐसी जगह हैं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। वो कौन कौन सी स्पेसेस हैं? फिजिक्स का रोल हम लोगों ने साइंस के अंदर भी देखा है और फिजिक्स का रोल हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखा है। अब इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। साइंस के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है कि हमने पढ़ा था कि साइंस की कोई भी ब्रांच हो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की समझ आना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स का नहीं पता होगा तो साइंस की ब्रांचेस जो केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में काफी डिफिकल्टी होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंडली, फिजिक्स का क्या रोल है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर? तो हम लोग जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखते हैं आजकल की दुनिया में, वो चाहे कंप्यूटर्स हो जाएं, चाहे रोबोट्स आ जाएं, चाहे वो रोबोट्स जो आपकी बॉडी के अंदर जाके कैंसर सेल्स को फाइट करते हैं, रॉकेट्स का स्पेस के अंदर जाना, इन सब के अंदर फिजिक्स ही इन्वॉल्व है। तो फिजिक्स का रोल क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर? कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनके ऊपर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर पहले स्टडी किया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है और बाद में उसकी एप्लीकेशंस पर आया जाता है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। अगर हम लोग फिजिक्स पे काम करना छोड़ देंगे तो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रुक जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स है कि वी हैव टू, इफ वी हैव टू डिजाइन न्यू रॉकेट्स, इफ वी हैव टू डिजाइन स्पेसशिप्स, इफ वी हैव टू डिजाइन रोबोट्स, तो इन सब के लिए हमें फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकंड्स, कि आपने अपनी एज को अंदाजा लगाना है कि वो आपकी एज कितनी है मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर। इमेजिन हम लोग इस तरह करके चल रहे हैं कि 9th क्लास के अंदर जो भी बच्चे हैं उनकी एज 14 ईयर्स है। आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं अपनी एज लिख रहा हूँ, मैं 14 साल का बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप इमेजिन करें वो बच्चा जो कि 9th क्लास में पढ़ा है उसकी बेसिकली ईयर जो एज है ना वो 14 साल होती है। हमने इस ईयर्स को मिनट्स के अंदर चेंज करना है। अब किस तरह हम लोग चेंज करेंगे जरा देखिएगा। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं कि हम लोग इन मिनट्स चेंज कर रहे हैं। मिनट्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस 14 को आप सबसे पहले, हमारे पास ईयर्स है, हम लोग जितने भी साल है उनको डेज के अंदर चेंज कराएंगे। एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो हमारा इस तरह ईयर्स डेज के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर एक दिन के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा ना वो आंसर आपका मिनट्स के अंदर आ जाएगा। अब इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है क्या आंसर है, ठीक है ना? तो साल को पहले डेज के अंदर चेंज किया, एक साल के अंदर 365 डेज, एक दिन के अंदर 24 घंटे और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स। इन सबको मल्टीप्लाई करा के हमारे पास एज इन मिनट्स आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोगों ने अब एज लगानी है इन सेकंड्स। तो सेकंड्स के अंदर हम लोग एज को किस तरह गेस करेंगे? अगेन आपने लिखना है एज हमारे पास 14 इयर्स थी, एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, डेज के अंदर 24 आवर्स, आवर्स के अंदर 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा हमारे पास वो सेकंड्स के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एज ईयर्स में जो थी डेज के अंदर फिर चेंज किया, डेज को आवर्स के अंदर, आवर्स को मिनट्स के अंदर, मिनट्स को सेकंड्स के अंदर चेंज कर दिया। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपकी एज 15 इयर्स है तो बस आपने 14 की जगह 15 लिख देना है, 14 की जगह 15 लिख देना है। तो इस तरह करके हम लोग एज इन ईयर्स को मिनट्स और सेकंड्स के अंदर अलग अलग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीज, कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। अब इन क्वेश्चंस को समझने के लिए ना आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। तो पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। हमें पता है F इज इक्वल टू
MA होता है। ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं जो आपको लेटर इन चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन है हमने अटेम्प्ट करना है, अभी आपको शायद फॉर्मूलाज ना आते हो तो फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये मास जो है ना, ये तो एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी आपको याद है ना, मेजर वैसे तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन मेजरली बेस क्वांटिटीज में लेंथ, मास एंड टाइम, तीन मेजर बेस क्वांटिटीज हैं जो 9th क्लास में बार बार रिपीट होती है। तो मास इज अ बेस क्वांटिटी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। इसका एक्सेलरेशन को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। मास इस तरह लिखा रहने दें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मास भी और टाइम भी ये दोनों बेस क्वांटिटीज हो गई, हमें वेलोसिटी को अगेन चेंज करना पड़ेगा। तो एम और टी को फिर इसी तरह लिखा रहने दें, m डिवाइडेड बाई टी इसी तरह लिखा रहेगा। वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस को हम लोग लेंथ भी बेसिकली बोल सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स को हम लोगों ने जब फॉर्मूलाज अप्लाई किए तो उसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? इसके अंदर एक मास इन्वॉल्व है, इसके अंदर टाइम भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर डिस्टेंस का मतलब लेंथ इन्वॉल्व है। तो दीज आर द 3 बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन फोर्स। फोर्स के अंदर ये बेस क्वांटिटीज यूज हो रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलता है प्रेशर के अंदर बताएं। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स की तो ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट की भी ना, उसके अंदर ये 3 बेस क्वांटिटीज हैं, तो मैं फोर्स की तरफ वापस ही जा रहा। आप लोगों ने जब सॉल्व करोगे ना, आपको दोबारा फोर्स के अंदर फॉर्मूलाज डालने पड़ेंगे। F इज इक्वल टू ma, m इसी तरह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने वो स्टेप्स पहले रिपीट कर लिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा उनको। फोर्स में मुझे पता है ये 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। एरिया के अंदर देख लेते हैं, फोर्स के अंदर कौन सी क्वांटिटीज है? मास है बेस क्वांटिटी में, टाइम है और लेंथ है। और एरिया का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर के अंदर भी 3 ही बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? मास हो गया, टाइम हो गया और लेंथ हो गया। दीज आर द 3 बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रेशर। प्रेशर के अंदर ये 3 बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताएं कि पावर के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन द पावर? पावर के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है? तो हम अगेन लिख लेते हैं। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। फिर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। टाइम को इसी तरह टी लिखा रहने। तो फोर्स अगेन आ गया। फोर्स में हमने ऑलरेडी फाइंड किया, मैंने इससे पहले फाइंड किया। फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं? फोर्स के अंदर बेस क्वांटिटीज हैं मास, टाइम और डिस्टेंस, या सॉरी मास, टाइम और लेंथ। ये 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी फोर्स के अंदर। डिस्टेंस ऑलरेडी लेंथ है, तो लेंथ तो हमने पहले ही लिखा हुआ है, और टाइम इसी तरह टाइम ही लिखते हैं। तो अगेन पावर के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? पावर के अंदर भी मास, टाइम एंड लेंथ, यही 3 क्वांटिटीज पावर के अंदर भी यूज हो रही है। ठीक है, बस अगेन आपके फॉर्मूलाज पुट करने हैं। फॉर्मूलाज पुट करके आपको पता चल जाएगा। लास्टली चार्ज की हम लोग बात कर लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला याद रखिएगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो करंट एंड टाइम बोथ आर द बेस क्वांटिटीज। करंट भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो यही 3 इसके अंदर बेसिकली यूज हो रहे हैं। बेस क्वांटिटीज के अंदर करंट और टाइम। ठीक है, इस तरह करके हम लोग, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था। करंट भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी। दीज आर द 2 बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्वड इन द चार्ज। तो आपको फॉर्मूलाज खैर याद होने चाहिए। अगेन मैं रिपीट करो, F इज इक्वल टू ma, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, लास्ट में चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। दीज आर द फॉर्मूलाज जो कि आप यूज करके बेस यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि शो दैट माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मिली। हम लोगों ने ये शो करना है कि एक माइक्रो जो है वो मिली से 1000 गुना कम है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। बेसिकली जो माइक्रो है ना, वो बराबर होता है 10 की पावर -6 के, और मिली जो है 1 मिली जो है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस। दीज बोथ आर द प्रीफिक्सेस, ये दोनों प्रीफिक्सेस हैं। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करेंगे? पहले हम लोग लिख लेते हैं जी 1 माइक्रो। इसी को शो करना है कि ये 1000 टाइम्स मिली स्मॉलर है मिली से। तो 1 माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हमने क्योंकि इसको मिली से रिलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 इंटू 10 की पावर -6 को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं 1000 से, और डिवाइड भी करा देते हैं 1000 से। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना किसी भी चीज को, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो इस तरह लिखा रहेगा। ये 1000 को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो 1 2 3 जम्प्स हो रही हैं,
तो 10 की पावर प्लस 3 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसको भी सॉल्व इसी तरह कर लें, ये भी 10 की पावर 3 बन जाएगा। अब ये -6 और +3 ये जब आपस में सॉल्व होगा तो -6 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 10 की पावर -3, और इस 10 की पावर 3 को इस तरह भी लिखा रहने दें, 1000 भी लिखा रहने देता ना तो डजंट मैटर, वो 1000 भी लिख सकते थे, तो 1000 लिखते। और अगेन ये सॉल्व हो जाएगा, 10 की पावर -3 मैंने आपको क्या कहा था, वो बराबर होता है मिली के, तो मिली एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1000। तो कोई भी चीज जब 1000 से डिवाइड हो रही होती है ना, तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि 1 माइक्रो जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया, सॉल्व कराया, 10 की पावर -3 मिली बन गया, तो 1 माइक्रो 1 मिली से 1000 गुना कम है। क्यों कम है? बिकॉज 1000 से वो डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि 1000 टाइम्स स्मॉलर है। इसको सॉल्व आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जबकि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसको किस तरह जस्टिफाई करना है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। वो वेक्टर क्यों है? बिकॉज पहले तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दौरान जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इस वजह से है बिकॉज इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? एनर्जी इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर, व्हाई? बिकॉज इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन, और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती एनर्जी के। ठीक है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ वैल्यू होती है। क्या आपके अंदर 1000 जॉल्स की एनर्जी है, 100 जॉल की एनर्जी है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स व्हाई एनर्जी स्केलर। जबकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, मतलब उस बताया जाता है कि 13 मीटर्स का डिस्टेंस है और 30 डिग्री तक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने की वजह से ये वेक्टर है। एनर्जी स्केलर इस वजह से बिकॉज इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्केलर स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर, व्हाई? हमने ये याद होगा आपको, लीस्ट काउंट पढ़ा था। लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गेज क्या था? वो आया था 0.01 मिलीमीटर, जबकि लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर क्या था? वो था 0.1 मिलीमीटर। तो आपने कहना है कि स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर बिकॉज इट हैज स्मॉलर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जितना कम होता है वैल्यू उतनी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 छोटा है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा प्रिसाइज है। वर्नियर कैलिपर का निस्बतन इसके लीस्ट काउंट बड़ा है, 0.1 बड़ा होता है 0.01 से, दैट्स व्हाई ये कम प्रिसाइज है। ठीक है, तो प्रिसीजन का ज्यादा होने की वैल्यू की वजह क्या है? लीस्ट काउंट का कम होना। जितनी लीस्ट काउंट कम होती है उतनी ज्यादा प्रिसीजन बढ़ जाती है। मतलब आप दूसरी जुबान में ये भी बोल सकते हैं कि प्रिसीजन जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट बड़ा होगा प्रिसीजन उतनी कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉपवॉच? ये वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया हुआ है, हम लोग इसको जरा एक दफा दोबारा भी देख लेते हैं। हाँ जी, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर डिफरेंस क्या है? मैकेनिकल स्टॉपवॉच बेसिकली वो स्टॉपवॉच होती है जो कि जिसके अंदर इस तरह के दो डायल्स यूज हो रहे हो, एक आउटर डायल होता है, एक इनर डायल होता है। आउटर डायल के अंदर सेकंड्स की सुई चल रही होती है और इनर डायल के अंदर मिनट्स की सुई होती है। इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, और इसके अंदर एक ही बटन टॉप पर लगा होता है जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप बटन होता है। इसकी डिटेल्स आपको पिछले लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी। और डिजिटल स्टॉपवॉच बेसिकली वो स्टॉपवॉच होती है जो कि बेसिकली इस तरह के ऑक्टागोनल शेप होती है जिसकी, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल बटन होते हैं, यहाँ पे भी बटन होगा, यहाँ पे भी बटन होगा, और यहाँ पे भी एक बटन लगा होता है। और इसके अंदर एक डिस्प्ले होता है जो कि वैल्यूज को पॉइंट्स के अंदर शो कर रहा होता है। इसका लीस्ट काउंट ज्यादा बेहतर है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड्स था, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड्स था। इट यूजेस मल्टीपल बटन्स, ये ज्यादा बटन्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉपवॉच। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर बॉडी। एक मेजरिंग सिलेंडर इरेगुलर बॉडी के वॉल्यूम को किस तरह फाइंड आउट कर सकता है? तो इरेगुलर बॉडी के वॉल्यूम को, तो इरेगुलर बॉडी का मतलब क्या है कि सपोज करें आपके पास एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसका कोई भी शेप नहीं है, रेगुलर शेप, इसके वॉल्यूम को मेजर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपने ना एक मेजरिंग सिलेंडर ले लेना है, और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ना आपने इतना सा पानी भी भर लेना है। और सपोज करें हम लोगों ने पानी जो है ना, इसके अंदर 100 मिलीलीटर का पानी हम लोगों ने भर लिया, ठीक है, वो नोट डाउन भी कर लें जितना आपने पानी भरा। अब आप क्या करेंगे, इस इरेगुलर शेप बॉडी को उठाकर इसके अंदर डिप कर दें,
अब जाहिर सी बात है जब एक बॉडी को आप इसके अंदर डिप करेंगे तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इमेजिन कर ले पानी जो है 120 मिलीलीटर के तक ऊपर आ गया, पत्थर डिप करने से पानी ऊपर की तरफ आ गया। अब आप इन दोनों का जब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे ना, मतलब 120 मिलीलीटर को माइनस करोगे 100 मिलीलीटर से, तो आपके पास 20 मिलीलीटर आ जाएगा। तो ये बेसिकली वॉल्यूम है किसका, इर्रेगुलर शेप बॉडी का। तो इस तरह करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडी चेक कर सकते हैं। तो अब आपने इसको इंग्लिश में लिखना है, ये वैल्यूज ना लिख दीजिएगा, इस तरफ समझाने की हद तक था कि टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, pour some water in it and note down the volume. Volume आपने मेजर कर लेना पहले। Now dip the irregular body into the measuring cylinder. The water will rise up. Now subtract both the volumes. By subtracting both the volumes, we can find the volume of a irregular shape body. इस तरह करके हम लोग irregular shape body के volume को find out कर सकते हैं। Next question: What precautions should be kept in mind while taking measurement using a measuring cylinder? कहता है यही measuring cylinder जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कौन सी precautions हम लोग को लेनी चाहिए। तो ये जब हम लोग लेक्चर कवर करते हैं तब भी मैंने आपको बताया था, पहली प्रिकॉशन ये है कि मेजरिंग सिलेंडर शुड बी केप्ट एट अ स्ट्रेट सरफेस। आपने उसको स्ट्रेट सरफेस के ऊपर रखना है, ये ना हो कि टेढ़ी मेढ़ी सरफेस हो तो मेजरिंग सिलेंडर सही तरह की वैल्यू ही नहीं देगा। तो पहला क्या है प्रिकॉशन, इट शुड बी केप्ट एट अ स्ट्रेट सरफेस। दूसरी प्रिकॉशन क्या है कि आई ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी इन लाइन टू द लिक्विड लेवल, कि आपकी आईज जो है ना, जो देखने वाली ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर की आई जो है शुड बी एट द लेवल ऑफ अ वाटर, कि जहां पे वाटर लेवल है उसी के लेवल पर आपकी आंखें होनी चाहिए, आपने उसको ऊपर से या नीचे से नहीं देखना। तो दीज आर द टू प्रिकॉशंस जो आपने ख्याल रखना है, एक तो स्ट्रेट सरफेस पे पड़ा होना चाहिए और ऑब्जर्वर की आई शुड बी एट मतलब लेवल ऑफ लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड के सरफेस के लेवल पर होनी चाहिए, ना कि आप ऊपर से या नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाई डू वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंसीडर करने की क्यों जरूरत है। तो उसकी सिंपल सा रीजन है कि जितने सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी, उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने से हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब करेक्टनेस उसकी ज्यादा होती जाती है। तो इस तरह करके हम लोग जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा रहे उतना हमारा आंसर एक्यूरेट होता जाता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स मींस और वैल्यूज इज मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हाउ कैन वी रिमूव रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स मैंने आपको बताए थे, रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स व्हिच अकर ड्यू टू अननोन रीजंस, जो कि रीजंस हमें समझ नहीं आती है क्यों हो रहा है। तो इसको भी वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स should be performed in controlled environment। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म करेंगे ना तो हमारे रैंडम एरर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि बड़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब एक साइंस की लेबोरेटरी ले लें, उसी के अंदर एक्सपेरिमेंट जहां पे ना हवा चले ना बारिश हो ना कुछ हो, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने से रैंडम एरर्स की तादाद कम हो जाती है। और दूसरा एक और तरीका हो सकता है कि बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स एंड फाइंडिंग आउट द एवरेज, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करें और लास्ट में उसका एवरेज अगर निकाल दिया जाए तब भी रैंडम एरर की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट में एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ये भी लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिजन क्या है। मैं मेन डिफरेंस आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन का बता देता हूं। एक्यूरेसी क्या होता है, इट इज द क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, और ये प्रिसिजन क्या होता है, इट इज द क्लोजनेस टू मेजर्ड वैल्यूज। आपको याद होगा इसके अंदर मैंने डार्ट्स वाला एक एक्सपेरिमेंट करवाया था कि सपोज करें कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, अगर हमने निशाने सारे यहां पर मारने, हम एक्सपेरिमेंट करें, अगर सारे निशाने ना इसके करीब करीब लग रहे हैं ना तो हमारी वैल्यूज जो है बहुत एक्यूरेट है। वाई एक्यूरेट क्यों है, बिकॉज ट्रू वैल्यू के करीब करीब है, असल निशाने के करीब करीब है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। और प्रिसिजन क्या होता है, प्रिसिजन का मतलब है कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एक दूसरे के कितना करीब है, ट्रू वैल्यूज इसको कोई सरोकार नहीं, प्रिसिजन का मतलब है एक दूसरे के करीब होना। तो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज टू ईच अदर, टू ईच अदर इज प्रिसिजन, वो प्रिसिजन कहलाती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिजन का। अब एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे डिपेंड करती है और प्रिसिजन जो है वो हमारे लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी इसका एक पॉइंट था। एक्यूरेसी का बेसिकली मतलब होता है करेक्टनेस, प्रिसिजन का मतलब होता है कि एक दूसरे के कितना करीब आ रहा है, ठीक है, क्लोजनेस हो सकता है, एक करेक्टनेस है दूसरी क्लोजनेस है।
तो ये बेसिकली डिफरेंस थे और यही थे हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन की डिटेल आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन भी हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए। नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर